हेलो कायनातीज। सबसे पहले तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत शुक्रिया, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार आप इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन का बटन जो है वो मेरा ख्याल है नीचे आपको यहां पर मिल जाएगा। आज मैं बात करना चाहता हूं, बहुत ही इनक्रेडिबल किस्म का एक फिनोमेना है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इसका ताल्लुक मैथमेटिकल इक्वेशन से है जो ये प्रिडिक्ट करती हैं कि अगर आपके पास मैटर या मादा हो, मास हो, वो स्पेस को बेंड करता है। अगर आपके पास ज्यादा मैटर हो, वो स्पेस को और ज्यादा बेंड करेगा। और अगर लाइट, रोशनी जो सीधी रफ्तार से चलती है, वो क्योंकि स्पेस की बेंडिंग की वजह से उसकी डायरेक्शन भी बदलेगी। तो गैलेक्सीज और क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज जिसमें बहुत ज्यादा मैटर है, वो स्पेस को बहुत ज्यादा बेंड करेंगे। और अगर लाइट उनके पीछे दूर से आ रही हो तो एक लिहाज से ये क्लस्टर्स और ये कहकशाएं एक लेंस बन जाएंगी। ये एक क्रेजी आइडिया है, लेकिन क्या ये सही है? ये है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। आइए जरा बात शुरू करते हैं एक इमेज से। ये मेरा फेवरेट इमेज है हबल स्पेस टेलीस्कोप का। ये है एबेल 370। ये एक गैलेक्सी क्लस्टर है जो हमसे तकरीबन 4 अरब लाइट ईयर्स या 4 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर है। इस क्लस्टर में कई सौ कहकशाएं हैं या कई सौ गैलेक्सीज हैं, और आप याद रखें कि हर गैलेक्सी में, हर कहकशां में 100 अरब से ज्यादा या मोर देन 100 बिलियन स्टार्स होते हैं। तो ये बहुत बड़ा सारा स्ट्रक्चर है, बल्कि ये जो गैलेक्सी क्लस्टर्स होते हैं वो कायनात के सबसे बड़े ग्रेविटेशनली बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। मगर अगर आप गौर से देखें तो आपको इस क्लस्टर में ये कुछ आर्क्स भी नजर आएंगी। ये आर्क्स जो हैं दरअसल कोई डिफेक्ट्स नहीं हैं तस्वीर में, बल्कि ये असल में ये कहकशाओं की तस्वीर है, और उनकी लाइट जो है वो डिस्टॉर्ट हुई है इस गैलेक्सी क्लस्टर की ग्रेविटी की वजह से। मगर क्यों? इस बात को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा आइंस्टाइन के पास। आइंस्टाइन ने 1915 में पब्लिश की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारी जो कायनात है वो स्पेस टाइम की है। उसमें 3 डिमेंशन स्पेस की हैं और 1 डिमेंशन टाइम की। और अगर आप कोई भी मादा लें, कोई भी मैटर लें, वो इस स्पेस को बेंड करता है। मैं भी इस स्पेस को बेंड करता हूं, लेकिन मेरी बेंडिंग जो है वो बहुत कम है। मेरे मुकाबले में जमीन जो है, अर्थ, वो इस स्पेस को ज्यादा बेंड करती है, और सूरज जो है वो इसको और ज्यादा बेंड करता है। अब एक चीज तो एनालॉजीज की होती है कि वो हम 2 डिमेंशनल एनालॉजी ले रहे हैं, लेकिन जो कायनात है उसमें दरअसल 4 डिमेंशंस हैं, 3 स्पेस की। तो परफेक्ट एनालॉजी नहीं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि किस तरह से अगर आप सूरज रखें कायनात में तो उसकी बेंडिंग किस तरह से होगी। अब सूरज के मुकाबले में अगर जमीन हो, उसकी बेंडिंग उससे कम है, क्योंकि जमीन का मैटर या मादा जो है वो हमारे सूरज से कम है। अब रोशनी जो कि सीधी डायरेक्शन में चलती है, अगर वो आ रही हो और स्पेस बेंड हो किसी ऑब्जेक्ट की वजह से, तो उसकी डायरेक्शन बदलेगी। ये थी आइंस्टाइन की बहुत बड़ी प्रेडिक्शन, बल्कि बड़ी प्रिसाइज थी कि अगर कोई सितारा सूरज के पीछे हो, बिल्कुल सूरज के साथ, तो उसकी रोशनी उस सितारे की जब वो सूरज के करीब से गुजरेगी तो वो थोड़ी सी बेंड होगी, और उसकी बेंडिंग की वजह से वो सितारा जो है वो अपनी डायरेक्ट पोजीशन पर नहीं, बल्कि उसे थोड़ा सा हमें फर्क, फासले पर नजर आएगा। और बल्कि प्रेडिक्शन ये थी कि ये जो शिफ्ट है वो 1.7 आर्क सेकेंड्स जितनी होगी। वो थोड़ी सी शिफ्ट, लेकिन बड़ी प्रिसाइज उसकी प्रेडिक्शन थी। मसला ये था कि इसको हम किस तरह से टेस्ट करें।
उस सितारे को देखना मुश्किल है क्योंकि सूरज जो है उसकी रोशनी इतनी ज्यादा है कि उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। टोटल सोलर एक्लिप्स, सूरज ग्रहण। जब चांद सूरज को कवर करता है तो कुछ मिनटों के लिए, 1.5-2 मिनट जहां पे भी हो, ये आपकी ओरिएंटेशन की बात होती है, थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है और आपको सितारे नजर आते हैं। तो 1919 में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने इस चीज को टेस्ट किया कि जो सितारा, एक सितारे की एक्सपेक्ट था जो बिल्कुल सूरज के करीब था, सूरज के बराबर में, कि सूरज ग्रहण के पीक के ऊपर वो कहां नजर आएगा। और एक बहुत अमेजिंग कॉन्फर्मेशन थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट थी वो बड़ी प्रिसाइसली वही थी जैसी आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट की। मेरे ख्याल में ये साइंस की सबसे खूबसूरत और सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है एक साइंटिफिक मेथड की। इससे फर्क नहीं पड़ता आप आइंस्टाइन भी हो कि आपके आइडिया जो है वो हम मान लें, उसको टेस्ट करना पड़ता है, और टेस्ट के बाद अगर आपके कामयाबी हो तो फिर कहते हैं कि वाकई ये आइडिया गालिबन सही है। तो ये बेंडिंग का तो पता चल गया कि रोशनी जो है वो ग्रेविटी की वजह से बेंड होती है। अब ये जो लेंसेज हैं वो भी रोशनी का पाथ बदलते हैं, बल्कि ये कैमरा में लेंसेज हैं वो भी रोशनी की पाथ बदलते हैं, और टेलीस्कोप्स जो हैं उसमें भी लेंसेज होते हैं और वो इमेजेस को मैग्नीफाई करती हैं, जो भी चीज आप देख रहे हो। तो एक लिहाज से आपने रोशनी के पाथ को मॉडिफाई करना है और वो उसको फिर मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो कायनात में ये जो बड़े गैलेक्सीज हैं या बड़े गैलेक्सीज के क्लस्टर्स हैं, अगर वो इस पाथ को मैग्नीफाई करें जो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर हैं, तो एक लिहाज से ये गैलेक्सीज और ये क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज एक नेचर की एक टेलीस्कोप बन जाती हैं। अब इस चीज को देखने के लिए जरा दोबारा से चलते हैं एबेल 370 के पास। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप ने उसका इमेज लिया। अब हबल स्पेस टेलीस्कोप आपको इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो टाइनी, ये जो आपको थोड़े से आर्क्स नजर आ रहे हैं, ये बहुत ही छोटे स्केल के ऊपर हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें इतनी वेरिएशन होती है कि इस किस्म के आर्क्स आपको जमीन से तलाश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर है, वो प्रिसाइसली इस चीज को देख सकती है। अब एबेल 370, जैसा मैंने कहा, वो हमसे 4 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर है। अब ये जो इमेज है, ये दरअसल ये 7 दिन, तकरीबन 160 घंटों तक हबल स्पेस टेलीस्कोप इस हिस्से को देखती रही। उसने शटर जो है अपना खुला रखा, तो आपको बहुत ही इसमें डीप, यहाँ पे आपको इसमें गैलेक्सीज वगैरह नजर आती हैं। अब ज्यादातर चीजें जो हैं इसमें, ये इस क्लस्टर का हिस्सा हैं, क्योंकि कई 100 कहकशाएं जो हैं वो एबेल 370 में शामिल हैं। लेकिन कुछ कहकशाएं और कुछ सितारे, ये जो 1-2 सितारे हैं, वो फोरग्राउंड में हैं। जब हम एस्ट्रोनॉमर्स आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें तो सारी चीजें एक ही वक्त पर नजर आ रही हैं, लेकिन फिर हम फासले मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या चीज उस क्लस्टर का हिस्सा है और क्या चीज फोरग्राउंड में है। तो अब ये जो फोरग्राउंड के सितारे हैं, ये दरअसल हमारी अपनी कहकशां में है, ये हमारी अपनी मिल्की वे का हिस्सा है। खाली ये है कि हम दूर देख रहे हैं मगर ये सितारे आगे हैं। ये उसी तरह से यार, जिस तरह अगर आप गाड़ी में जा रहे हो और एक आप खूबसूरत सनसेट, आपको सूरज गुरूब होता हुआ नजर आ रहा है, तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपकी विंडशील्ड पे अगर कोई बग्स हों, कोई कीड़े मकोड़े टकराए हुए हों, तो खूबसूरत सनसेट तो नजर आएगा, लेकिन साथ में आगे आपको वो कीड़ा भी नजर आएगा। इसी तरह ये जो फोरग्राउंड सितारे हैं, ये हमारी अपनी कहकशां का हिस्सा हैं, लेकिन उससे बहुत दूर फासले पर, 4 अरब लाइट ईयर्स के फासले पर ये क्लस्टर है। अब इस क्लस्टर में कुछ तो ये डोमिनेंट इमेजेस जो हैं वो इलिप्टिकल गैलेक्सीज के हैं, ये बड़ी गैलेक्सीज हैं, साथ में कुछ ब्लूइश स्पाइरल गैलेक्सीज भी हैं। लेकिन ये जो आर्क्स हैं, ये इस क्लस्टर से पीछे हैं, उस क्लस्टर से दूर हैं, लेकिन उनकी रोशनी जब इस क्लस्टर के करीब से गुजर रही है
تو وہ بینڈ ہو رہی ہے اور وہ بینڈنگ جو ہے وہ اس کہکشاؤں کو وہ ڈسٹارٹ کر رہی ہے. یہ اسی طرح سے جس طرح بات ہوئی کہ سورج کے پیچھے جو ستارہ تھا اس کی روشنی بینڈ ہوئی، اسی طرح یہ کہکشائیں اس کلسٹر سے پیچھے ہیں. بلکہ اس امیج میں ابھی دیکھیں ایک بہت ہی انکریڈبل قسم کا ایک فیچر ہے. یہ بیچ میں آپ کو ایک اسپائرل گیلیکسی نظر آ رہی ہے جو بہت ہی عجیب و غریب قسم سے ڈسٹارٹ ہوئی ہے. یہ اسپائرل گیلیکسی دراصل اس گیلیکسی کلسٹر سے دور ہے. یہ ہم سے 5 ارب لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے اور اس کی لائٹ، اس گیلیکسی کی لائٹ جب اس کلسٹر کے قریب سے گزری تو وہ بینڈ ہوئی اور وہ ڈسٹارٹ ہوئی. اب یہ جو ڈسٹارشن ہے دراصل یہ ہمیں 5 امیجز نظر آ رہے ہیں اس ہی گیلیکسی کے. یہ اس طرح سے، یہ جو اسی طرح کی بات ہوتی ہے جس طرح آپ لینزز سے کھیل رہے ہوں تو آپ کے امیجز مختلف قسم کے بن جاتے ہیں. اسی طرح یہ گیلیکسی جو ہے اس کی اورینٹیشن ایسی ہے ہمارے حساب سے کہ اس کے ملٹیپل امیجز بن گئے. اور نہ صرف یہ بلکہ یہ جو روشنی ہے وہ بہت زیادہ میگنیفائی بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا فینٹ سا لال رنگ کا ڈاٹ ہے. یہ ڈاٹ دراصل ایک گیلیکسی ہے، ایک کہکشاں ہے جو 13 ارب لائٹ ایئرز یا 13 بلین لائٹ ایئرز کے، یعنی کہ یہ گیلیکسی اس وقت بنی تھی جب ہماری کائنات صرف 600 ملین سال پرانی تھی. یہ امیج اس کا نظر نہیں آ رہا بلکہ یہ اس کے ملٹیپل امیجز ہیں جو اس تصویر کا حصہ ہیں. اب ہمیں کس طرح پتا ہے کہ یہ ایک ہی گیلیکسی کے امیجز ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بالکل آئیڈینٹیکل ہیں اپنی پراپرٹیز میں. تو ایک لحاظ سے یہ گیلیکسی ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کو نارملی نظر نہیں آتی کیونکہ یہ بہت زیادہ فینٹ تھی، لیکن اس لینزنگ کی وجہ سے وہ میگنیفائی ہوئی اور اس کی وجہ سے ہمیں یہاں پر نظر آئی. تو ایک لحاظ سے یہ ایک اچھی چیز ہے کہ گریویٹیشنل لینزنگ ہمیں ایک اپرچونٹی دیتی ہے بہت دور گیلیکسیز کو دیکھنے کی. یہ ایک اور ایگزامپل ہے، یہ ہے ابیل 2218. یہ ایک اور کلسٹر ہے گیلیکسیز کا. یہ ہم سے تقریباً 2 ارب لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے اور اس کے اندر بھی تقریباً 80 کے قریب اس کی اپنی گیلیکسیز ہیں اور 100 سے زیادہ لینزز، یہ مختلف آرکلیٹس نظر آ رہے ہیں. تو ایک دفعہ پھر یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے. یہ ایک بہت دور گیلیکسی ہے، یہ بھی 13 ارب لائٹ ایئرز دور، جو کہ میگنیفائی ہوئی اور ہمیں اس نے موقع دیا اس گیلیکسی کو اسٹڈی کرنے کا. اور اس قسم کی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں. یہ ایک موزیک ہے مختلف قسم کی گریویٹیشنل لینزنگ کا. لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک منٹ، اگر میس یا میٹر ان چیزوں کو ڈسٹارٹ کرتا ہے تو ایک لحاظ سے ان ڈسٹورشن سے آپ میپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا میٹر بیچ میں ہے. اور واقعی جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کلسٹرز آف گیلیکسیز کو دیکھتے ہیں تو ہم میجر کر سکتے ہیں کہ کتنے ستارے اس میں موجود ہیں، کتنی گیس اس میں موجود ہے. اور جب ہم میجر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ستارے تقریباً 5%، گیس کو آپ 15% اور لگا دیں، لیکن باقی 80%، 75 سے 80% وہ ایسا مادہ ہے، ایسا میٹر ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. نہ تو وہ سٹارز ہیں نہ ہی وہ گیسز، یعنی کہ وہ ہے ڈارک میٹر. اب ڈارک میٹر کے سلسلے میں کائناتی گپ شپ کی ایک اور ایپیسوڈ ہے، آپ وہ دیکھیں. اور میں اس سلسلے میں ایک اور قسط بناؤں گا جس میں ڈائریکٹلی میں بات کروں گا کہ یہ جو میپنگ ہے، یہ جو ڈارک میٹر کا ثبوت ہے، وہ ہمیں ان گریویٹیشنل کی لینزز کی وجہ سے کس طرح سے ملے. ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے، 1 منٹ کے لیے آپ ذرا اپریشیٹ کریں ہماری دنیا میں جو بھی مشکلات ہوں، ہماری دنیا میں جو بھی مسئلے مسائل ہوں، آپ 1 منٹ کے لیے ذرا اپریشیٹ کریں کہ یہ گریویٹیشنل لینزنگ، یہ ایک میتھمیٹیکل فارمولا سے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹیز کی پریڈکشن تھی اور آج ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں اور ایک لحاظ سے یہ ہمیں ایک ونڈو دیتی ہے بہت دور گیلیکسیز کو دیکھنے کی. ایک لحاظ سے یہ ایک امیزنگ اچیومنٹ ہے کہ انسانوں نے یہ سوچا
کہ کس طرح سے ہماری کائنات لائٹ کو بینڈ کرے گی اور اس بینڈنگ کو ہم کس طرح سے یوز کریں گے اپنی کائنات کو سمجھنے میں۔